हेलो दोस्तों। तो आज सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है आज की उनकी नई क्लास में। ठीक है ना। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 की जो अगली क्लास थी, पहली क्लास में हम कर चुके थे। ठीक है ना। सूचक के प्रकार पढ़ चुके थे। अपने 3 सूचक थे, कौन कौन से थे? एक तो प्राकृतिक, है ना, और दूसरा कौन सा था, और एक तीसरा था गंधीय सूचक। ठीक है ना। 3 थे, एक संश्लेषित सूचक था दूसरा। तो उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना। किसके? अम्ल एवं क्षारक के। तो क्या कहता है कि धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? अम्ल एवं क्षारक के साथ। तो देखो, ये हमारी अम्ल के साथ अभिक्रिया है और ये हमारी किसके साथ है? क्षारक के साथ है। ठीक है ना। लेकिन किसकी? धातु की। किसकी? धातु की। ठीक है ना। तो देखो, अम्ल प्लस धातु करा तो हमने क्या मिला? एक तो लवण मिला और एक हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक है ना। क्या क्या मिला हमें? जब हमने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करी या फिर धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो एक तो हमें लवण मिला और एक हाइड्रोजन गैस मिली। यही देखो, सेम टू सेम क्षारक के साथ हमने धातु की अभिक्रिया कराई। किसके साथ? क्षारक के साथ। तो देखो, हमें क्या क्या मिला? यहाँ पे भी एक लवण और हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक है ना। देखो, ये 2HCl ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना। प्लस Zn जिंक, ये धातु है। इनकी अभिक्रिया हुई तो हमें क्या मिला? एक तो ZnCl जिंक क्लोराइड मिला और इससे हमें एक क्या मिली? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ZnCl जो है वो क्या है? एक लवण है। क्या है? लवण। ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? अपना क्षारक है। ठीक है ना। इसकी भी हमने किसके साथ कराई? Zn क्या है? एक धातु है। ठीक है ना। तो हम मिला क्या? 2NaZnO मतलब सोडियम जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना। क्या है? सोडियम जिंक ऑक्साइड। और साथ में हमें क्या मिली? हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक है ना। ये थी हमारी अम्ल के साथ में धातु की अभिक्रिया और ये थी हमारी क्षारक के साथ में धातु की अभिक्रिया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। ठीक, देखो अपना नेक्स्ट क्या है कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। किसका? हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। ठीक है ना। तो देखो क्या है कि हाइड्रोजन गैस से निहित क्या है? हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब जलती हुई एक मोमबत्ती लाई जाती है तो वह पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब निहित का मतलब है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। देखो, अब मान के चलो ये कोई एक परख नली है हमारी कुछ इस तरीके की। यहां से मान लो एक कोई ऐसे करके ये कोई नली आई हुई है। किससे? परख नली से। ठीक है। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब जलती हुई एक मोमबत्ती लाई जाती है। देखो, ये जो नली है ना, अगर इसको आपको चेक करना है तो जैसे मान लो ये है कोई साबुन का घोल है। किसका है? साबुन का घोल। किसका घोल है? साबुन का घोल। अब जैसे ही अगर यहाँ पे हमने किस किस की वो कराई अभिक्रिया अपनी, बताओ किस किस की कराई हमने? अभी हमने कराई थी ना कि कोई अम्ल है और कोई उसमें क्या डाल दो? धातु डाल दो। ठीक है ना। धातु की साथ ही तो कराई थी। तो यहाँ से उसमें से हमें क्या क्या मिला था? लवण मिला था और क्या मिला था? हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही वो यहाँ पे अभिक्रिया होगी तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ पे होके, तो यहाँ पे कोई है साबुन का विलयन बोल सकते हैं जिसे। किसका? साबुन का विलयन। जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगी तो वो बुलबुले बाहर निकलेंगे। हैं? ऐसे आपने कभी मार्केट में भी देखा होगा कि एक ऐसा लेंस टाइप का आता है, जैसे पता नहीं किसी साबुन जैसे विलेन में ऐसे डुबोते हैं फिर उसमें ऐसे करके हवा देते हैं तो बबूले टाइप के निकलते हैं, है ना। तो वही बुलबुले यहाँ से इस तरीके से कुछ छोटे छोटे टाइप के बाहर निकलेंगे। तो आप समझ जाओगे यहाँ पे क्या निकल रही है? अपनी हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप इनके पास में कोई एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आओगे, जैसे ही इस गुब्बारे के पास में आप कोई मोमबत्ती लगाओगे, ठीक है ना, तो ये जो गुब्बारे हैं या फिर इस परखनली से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसको आप जैसी किसी संपर्क में लेके आओगे, किसके में? जलती हुई मोमबत्ती के में, या कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट ले आओ जो जल रहा हो जिसमें आग निकल रही हो, उसको इसके नजदीक लगा दो बिल्कुल,
तो ये एक तरीके से पॉप पॉप का मतलब होता है एकदम ऐसे होता है नहीं, थोड़े हल्के पटाखे होते हैं अपनी दीपावली की, उनकी तरह साउंड निकलेगा जैसे एकदम बम, है ना। थोड़ा सा साउंडली ऐसे कैसे निकलेगा, पटाखे टाइप का अपना साउंड निकलेगा। कब? जब हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के पास में आप कोई जलती हुई चीज को लगाओगे तब जाके, ठीक है ना। ये था हमारा हाइड्रोजन गैस का और परिचय, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहेगा बच्चों को कि बाइकार्बोनेट क्या है, ठीक है ना। तो बाइकार्बोनेट भी एक तरीका से यही है जो कार्बोनेट है, वो एक ही बात है, बोलने में थोड़ा सा अलग कर दिया है, होने को दोनों सेम है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट की हमने अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला, एक तो लवण मिला, ठीक है ना, एक CO2 गैस मिली और एक जल मिला। क्या मिला? जल, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे 2HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अपना अम्ल हो गया, प्लस में Na2HCO3, Na2HCO3 ये क्या हो गया अपना धातु कार्बोनेट, ठीक है ना। तो जैसे इसने अभिक्रिया करी तो एक तो हमें NaCl मिल गया, सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है, एक CO2 गैस मिल गई और एक H2O मिल गया। मतलब क्या हुआ कि हमें एक लवण मिला, एक CO2 गैस मिली और एक जल मिला, ठीक है ना। ऐसे ही आ जाए उधर अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो देखो बाइकार्बोनेट में भी हमने वही NaHCO3, सिर्फ यहाँ पर क्या था 2 था और यहाँ पर कितना है सिंगल Na है, ठीक है ना। बात देखिए बाइकार्बोनेट भी वही है और कार्बोनेट भी वही है, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों एक ही हैं, सिर्फ बोलने के पर्पज से उनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। तो देखो अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट क्या है, अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट, इस पर भी हमें क्या मिला, एक तो लवण मिला, एक CO2 गैस मिला और एक जल मिला, ठीक है ना। जैसे देखो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अपना NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रो या फिर कार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या मिला, एक तो NaCl सोडियम क्लोराइड मिल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या मिला है हमें CO2 मतलब CO2 गैस मिल गया और नेक्स्ट क्या मिला है हमें H2O मतलब के जल मिल गया, ठीक है ना। तो ये थी अपनी अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया और बाइकार्बोनेट की। अभी नेक्स्ट बचा है हमारा क्षारक और बचा है, ठीक है ना। तो ठीक है, पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद में क्षारक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे बढ़े, ठीक। देखो अब अपना क्या है, जो हमने अम्ल के साथ किया था, ठीक है ना, अम्ल के साथ क्या करी थी, कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करी थी। तो हमें क्या क्या मिला था, एक तो लवण मिला था, एक CO2 गैस मिली थी और एक क्या मिला था, अजल। ये 3 चीजें हमें प्राप्त हो रही थी, ठीक है ना। अब आते क्षारक, अम्ल हो गया ना, तो हमने वो टॉपिक क्या था हमारा, अम्ल एवं क्षारक के साथ धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट वगैरह हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना, अम्ल के साथ। अब क्षारक के साथ क्या है कि क्षारक धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, खत्म, ठीक है ना। क्या था, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं ये दोनों, कौन कौन, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट, दोनों के दोनों अभिक्रिया करेंगे, लेकिन ये क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते, कोई भी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो क्षारक धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, उसने सीधी स्पष्टली मना कर दी, भाई मेरे को तुम्हारे साथ आना ही नहीं है, तुम नालायक हो, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो आगे क्या है हमारा, एक दूसरा अपना क्या है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, ठीक है ना। क्या है, देखो CO2 को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और देखो आप यहाँ पे, वो क्या है देखो, ठीक है ना। तो देखो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में, तो पहली बात तो ये है देखो कि जो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस ये होता है, किसका होता है,
चूने का वो होता है सूत्र अपना, ठीक है ना, चूने का। तो उसने क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से, ठीक है ना, ये चूने के पानी का ही सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। अब इसको मैं अगर CO2 की उपस्थिति में प्रवाहित कर दूं, ठीक है ना, मतलब क्या कहना है कि CO2 को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो हमने ये क्या लिया, चूने का पानी, और ये हमने क्या प्रवाहित कर दी, उसके साथ में क्या ऐड कर दिया, CO2। तो देखो हमें क्या मिला कि CaCO3 प्लस इसको यहां लिख लेते हैं H2O, ठीक है ना। देखो ये है चूने का पानी, नहीं है सॉरी, ये है चूना, चूने का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, उसके साथ हमने CO2 ऐड करी। तो हमें देखो हमने ये पानी में जैसे ही डाला, ये CaOH का जो होता है, आपने देखा होगा घरों में अपने क्या होती है, आपने देखा होगा ना, दीपावली के टाइम पे जब हम लोग घर को कलर करते हैं तो सफेद कलर की, जिसे अपन लोग कलई बोलते हैं, है ना, सफेद कलर की, जिसको पानी में गला के रख देते हैं, सुबह रख दो दोपहर तक वो बिल्कुल एकदम मुलायम होकर सॉफ्ट होकर पानी में घुल जाती है, ठीक है ना। तो ये वही है चूना, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो CO2 के साथ में प्रोवाइड किया, तो ये CaCO3 ये हमें मिला है, जो दूधिया कलर बन जाता है ना, दूधिया कलर का मतलब है जैसे अपन ने कलई पानी में डुबो के रख दी, ठीक है ना, जिसको चूना बोल सकते हैं आप अपनी साइंस की लैंग्वेज में, बट अपने देसी लैंग्वेज में क्या है, वो कलई होती है, जो घर को कलर करने के लिए काम में आती है। गांव में लोग इससे ही कलर करते हैं, ठीक है ना। तो अब वो क्या है, ये है CaCO3, जब वो घुल के उसका सफेद रंग हो जाता है ना, दूध का रंग कैसा होता है, सफेद, तो ये वो है ये CaCO3, ठीक है ना, चूने का पत्थर, सॉरी चूने का पानी, ठीक है ना। तो ये CaCO3 है, उसके साथ में हमें क्या मिल गया, पानी मिल गया, ठीक है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट जो अभिक्रिया है या नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखो इसमें क्या है कि जब अम्ल व क्षारक, क्या, अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करके देता है। आप वैसे समझ गए होंगे लैंग्वेज ही, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। ये क्या कह रहा है कि जब अम्ल व क्षारक, ठीक है ना, अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं, जैसे एक तरीके से अगर आपको वैसे समझे आप लोग, तो जैसे अपनी बैटरी होती है ना, बैटरी बोल लो या फिर जो बड़ा वाली बैटरी होती है, तो उसके ऋणायन और धनायन को मिला दो तो बैटरी ऑटोमेटिकली आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मिला के रख दो तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो वैसे ही जब अम्ल व क्षार, ये एक तरीके से ऋणायन और धनायन की तरह ही काम करते हैं। तो जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, मतलब जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। जैसे मान लो कि कोई विलयन है, ठीक है ना, ये कोई विलयन है, इसमें मान लो कि अब सपोज करो कि यहाँ पे अम्ल डाला हुआ है, क्या डाला है इसमें, अम्ल है। अगर इसमें अम्ल है और इसमें मैं अगर क्षार डाल दूंगा ना, तो इसमें ना तो अम्ल की प्रवृत्ति रहेगी और ना ही क्षार की प्रवृत्ति रहेगी। इसका ये एक तरीके से मान के चलो, अब ये कोई विलयन है तो इसमें पानी तो होगा ही होगा, पानी में ही कुछ अपने अम्ल या फिर क्षार होंगे। तो हमारे अम्ल और क्षार ये दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिंपल पानी बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को, मतलब असर जो होता है जिसे बोलते हैं। तो आप जैसे अभी बोल सकते हो कि इसमें अम्ल है, क्या है, अम्ल, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसमें क्षार डाल दूंगा तो अम्ल भी खत्म, अम्ल की जो भी गुणधर्म होंगे इसके वो खत्म हो जाएंगे और क्षार के भी गुणधर्म खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है कहने का मतलब, वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, लेकिन वो क्या क्या बनाते हैं, एक तो लवण बनाते हैं और एक जल। ये दो चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं कब, जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया एक दूसरे से कराई जाती है। देखो अम्ल प्लस क्षारक के में हमें लवण मिलता है और क्या मिलता है, जल। उसने बोला है कि लवण और जल का निर्माण करके देता है। तो देखो अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, तो हमें क्या मिला, लवण क्या मिला, NaCl और ये H2O, ठीक है ना। तो ये थी हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या है कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तो वह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और वह लवण तथा जल हमें बनाकर देते हैं, ठीक है ना।
तो ये है हमारी उदासीनीकरण अवक्रिया। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, तो पहले इसको साफ करते हैं फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है अपना नेक्स्ट क्या है कि अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। प्रबलता का मतलब होता है कि वो कितना ताकतवर है अम्ल या क्षारक, ठीक है ना। कहते हैं ना कि यार ये तो बड़ा दुर्बल है, दुर्बल का मतलब कमजोर, और प्रबलता का मतलब क्या, वो तो प्रबल है। प्रबल मतलब ये शब्द ऐसे थोड़े अध्यात्मिक ज्ञान में यूज होते हैं, लेकिन देखो प्रबलता का मतलब होता है ताकत, ठीक है ना, ताकत या एक तरीके से मजबूत। तो देखो किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन मतलब हाइड्रोजन धनायन है, ठीक है ना, या फिर OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, सांद्रता मतलब परसेंटेज, ठीक है ना, सांद्रता मतलब परसेंटेज पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या फिर H+ आयन या फिर OH- आयनों की सांद्रता मतलब परसेंटेज पर निर्भर करती है, ठीक है ना। ये तो थी अम्ल और क्षारकों की प्रबलता। इसमें एक पॉइंट और है ये अपना, तो ये पॉइंट क्या है कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता या ताकत हम एक सार्वभौमिक या फिर सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको ज्ञात करने के लिए कि कितनी अम्ल प्रबल है या फिर क्षार प्रबल है, या फिर अम्ल प्रबल है क्षार दुर्बल है, या क्षार प्रबल है अम्ल दुर्बल दुर्लभ है, तो ऐसे ज्ञात करने के लिए एक सूचक आता है जिसको या तो सार्वभौमिक के नाम से आ जाए या फिर सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस नाम से कोई सूचक है अपना, ठीक है ना। एक चीज आपको यहाँ पे इन दोनों यार नामों को अच्छे से याद करना है, ठीक है ना, इन दोनों को अच्छे से कर लेना। हो सकता है यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पुट ऑन होने की हो सकता है, ठीक है ना। कैसे कुछ बच्चे मान के चलो अगर वो कंफ्यूज करने के लिए कभी तो सार्वत्रिक सूचक दे सकता है या फिर सार्वभौमिक सूचक दे सकता है, ठीक है ना। तो कुछ को नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है, एक नंबर का लास्ट, ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि सार्वभौमिक या फिर सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, ठीक है ना। पहले इसको समझेंगे फिर उसके पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर थोड़ा सा समझेंगे, है ना। तो देखो यह अनेक, ठीक है ना, यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। किसका होता है? अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है। देखो हाइड्रोजन आयन मतलब H+ या फिर OH-, इनकी सांद्रता या फिर इनकी आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये जो हमारा है प्रेजेंट में आप देख रहे हो, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये है अपना सार्वत्रिक सूचक। कौन सा है ये? सार्वत्रिक सूचक, ठीक है ना, सार्वत्रिक सूचक। अब वो बात अलग है, ठीक है। अब कुछ भाई बहन तो देख के इसको हंस रहे होंगे, है ना। अब मुझे पता है कि इसमें कलर नहीं है, जैसे मैं काला हूं वैसे ये भी पता नहीं ब्लू है पूरा पूरा, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, हंसने की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मान के चलो कोई कलर है, जैसे यहाँ पर रेड है, फिर हल्का रेड है, फिर थोड़ा सा बिल्कुल ही रेड नहीं है, व्हाइट हो गया, फिर ये ऐसे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ग्रीन, फिर और हल्का सा, फिर हल्का सा, ये सबसे ज्यादा ग्रीन है, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल डार्क कर देता हूं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा ग्रीन है, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां से ये हल्का हल्का, अब ये देखो इधर की तरफ गए तो ग्रीन बढ़ता क्या, इधर की तरफ जाएंगे तो देखो यहां से क्या होगा कि ग्रीन घटता जाएगा, हल्का सा, फिर हल्का सा और हल्का जाते जाते ये बिल्कुल हो जाएगा नीला। हाँ ये ठीक है, इसके लिए बिल्कुल हमारा मार्कर शूट कर गया, वैसे हमें ये ब्लू ही करना था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब इसको समझो ये काम कैसे करता है। सपोज करो ये कोई अपना कोई पात्र है, हाँ मुझे पता है, मैं थोड़ा सा टॉप का वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्ट जो करते हैं ना, डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो
कुछ भाई बहन मेरी होड़ से मत बनाना ना, तो फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और फिर आप लोग मुस्कुराओगे, फिर बोलोगे पता नहीं ये क्या बना दिया टोपी सी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। मान के चलो ये कोई विलेन है अपना, ठीक है ना, क्या है अपना, ये कोई विलेन है। अब उसने क्या बोला है कि यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है, यह सूचक किसी विलेन में, तो ये विलेन हो गया हमारा, डजंट मैटर ये किसका है, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है। अब एक चीज और समझ लो, यहां होता है सबसे प्रबल, प्रबल का मतलब होता है प्रबल अम्ल, ठीक है ना, कहां पर, एक पर। अब जैसे जैसे हम एक से जाएंगे इधर की तरफ, कहां से, एक से जाएंगे इधर की तरफ, तो हमारी अम्लता घटती जाएगी। क्या घटती जाएगी, अम्लता। अम्लता का मतलब अम्ल का जो है प्रबलता घटती जाएगी, मतलब अम्ल कैसा होता जाएगा, दुर्बल, कैसा होता जाएगा, दुर्बल। और यहां पर जो 6 है, क्या है, 6, यहां पर है दुर्बल, यहां पर कैसा है अम्ल, दुर्बल, ठीक है। और ये जो आप 7 देख रहे हो, शायद आपको दिख रहा होगा 7, अगर आपको 7 दिखाई दे रहा हो, एक मिनट देखो, यहां पे ये आपको 7 दिख रहा होगा, दिख रहा है कि 7, इस 7 को बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन, क्या बोलेंगे, उदासीन। और जैसे जैसे देखो यहां से भी सेम टू सेम, ये जो 14 है, ये 14 पे क्या है, अधिक प्रबलता, क्या है, अधिक प्रबलता, लेकिन किसकी, क्षार की, किसकी, क्षार की, ठीक है, किसकी, क्षार की। अब देखो, आप सिंपल शब्दों में अगर इसको समझें तो कैसे, कि अगर हम उदासीन की तरफ जाएंगे, मतलब जैसे इधर से बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, तो अब ये क्या हो गया अपना, अब मैं ऐसे अगर खड़ा हो जाऊं तो ये अपना हो गया कौन सा, दायां हाथ है ना, ठीक है। तो दाएं से अगर बाएं जाने पर, अगर हम शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो क्या है कि दाएं से, सॉरी, दाएं से बाएं जाने पर, बाएं जाने पर अम्लता घटती है, और बाएं से दाएं जाने पर क्षारकता घटती है। अब सीधे सीधे शब्दों में आप ये समझें कि अगर जैसे मान लो ये, सॉरी, हम यहाँ तो हम अपने टॉपिक से भटक गए थोड़ा सा, है ना, ठीक है। अब उसने बोला है कि हाइड्रोजन आयन किसी विलेन में, ये हमारा विलेन हो गया, ठीक है ना। अब उसने बोला है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की भिन्नता, जैसे मान के चलो, अब इसमें यहाँ तो दोनों आयन होंगे, यहाँ तो H+ होगा या फिर OH- होगा, दोनों आयन ही तो पाए जाएंगे ना, क्यों, दोनों में से कुछ ना कुछ तो हो सकता है, यहाँ तो अम्लता होगी इसमें, या क्षारकता होगी, तो कुछ तो मिलेगा। तो इसमें या तो H+ आयन होंगे या OH- होंगे, तो वो हम इस अपने सूचक की तरफ, सूचक की वजह से ही इसमें पहचान पाएंगे कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन है, प्लस है या ऋणात्मक है, ठीक है। वो कैसे, देखो, आज जैसे मैंने आपसे बोला कि ये हिस्सा जो है अपना, ये वाला, ये अधिक रेड है, कैसा है, लाल कलर का। तो अब उसने बोला है कि विभिन्न सांद्रता रंग में प्रदर्शित करती है। अब मान के चलो ये ऐसी आती है, तुम्हें क्या बताऊं, ये तो यहाँ पे थोड़ा चौड़ा है, बट अगर आप ऐसे अगर किसी लैब में जाओगे तो बिल्कुल ऐसे मान के चलो आप लोग, जो अपने पेन की पेंसिल होती है ना, वो गोल होती है वैसे, लेकिन उसके जैसे वो चौड़ी होती है, उसके बराबर वैसे वो गोल है, लेकिन वो उतनी ही चौड़ी होती है जितनी हमारी पेन की पेंसिल होती है, ठीक है ना। वो बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है, कैसी होती है, बिल्कुल व्हाइट कलर की, बिल्कुल ये अपने बोर्ड की तरह, बिल्कुल व्हाइट, ठीक है ना। अब बिल्कुल व्हाइट होती है। अब उसमें हमें करना क्या होता है कि जैसे मान लो बिलियन है, ठीक है, मान लो हमने मान लिया बिलियन है, जैसे ही हम इसको इसमें डुबोएंगे, इसमें, इस बिलियन में, ठीक है ना, तो सपोज करो कि उसका जो कलर है वो कतई रेड आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, कतई जहर है, रोज वाला रेड, तो बिल्कुल अगर रेड आ गया तो इसका मतलब कि इसमें जो क्षारक है, वो अम्ल है, उसकी प्रबलता अधिक है, किसकी, अम्ल की प्रबलता अधिक है। समझ में आया, नहीं आया ना, आ गया, ठीक है। जैसे मान लो अब ये हल्का सा रेड है, ये वाला हिस्सा, तो हल्के से रेड पे भी अम्ल है, क्या है,
अम्ल ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। मान लो तो अम्ल की प्रबलता घटती जाएगी, थोड़ा कम अम्ल हो जाएगा, फिर कम थोड़ा कम और कम और कम, जैसे 7 पे आ जाएगा बिल्कुल खत्म। अगर मान के चलो ये यहाँ पे मान लो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, मान लो इसमें 7 पे आके गाड़ी रुक जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 7 पे रुकी है? तो कलर से ही तो पता लगाएंगे। अब उस वाली जो मैंने अभी आपको बताया वो पेन की पेंसिल के बराबर होती है, उसमें कुछ लिखा नहीं होता ऐसे, यहाँ पे जो लिखा है ना चौधरी, ऐसे नहीं लिखा होता, कलर से ही पता चलता है। अब मान के चलो यहाँ पे 7 है, तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने बोला ना आपको क्या है कि उदासीन, यहाँ पे क्या है, उदासीन, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे, उदासीन, ठीक है ना। तो क्या है, मैंने बोला ना कि 7 पे अगर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, उदासीन। उदासीन का मतलब होता है, उदासीन की अभी हमने अभिक्रिया जस्टिस से पहले अपनी डिस्कस करी थी कि वहां पर अम्ल और क्षारक का प्रभाव खत्म हो जाता है और उसमें कोई चेंजेज नहीं आते, कोई बदलाव नहीं आते। तो देखो जैसे ही वो 7 पे आएगी, जैसे मान के चलो आपने वो किसी इस वाले बिल्ले में हमने डुबाई, ठीक है ना, वो व्हाइट कलर की पट्टी, ठीक है ना, ये वाली जो पट्टी है वो हमने इसमें डुबोई। अगर मान लो ये व्हाइट कलर की है, अगर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब इसका रंग सफेद का सफेद ही रहेगा, तो इसका मतलब है कि वो विलयन कैसा है, उदासीन है। वो विलयन कैसा है, उदासीन है। अब यहां से ये बिल्कुल, अब इधर से हल्का सा ग्रीन पड़ती है, मान के चलो ब्लू पड़ती है, सॉरी नीली पड़ती है, हल्की हल्की सी। तो मान लो जैसे हल्की हल्की सी नीली पड़ेगी तो क्षारक की प्रबलता बढ़ती जाएगी, और जैसे बिल्कुल नीली हो जाएगी तो किसकी प्रबलता अधिक हो जाएगी, क्षारक की प्रबलता अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। ये था हमारा सार्वभौमिक एवं या फिर सार्वत्रिक सूचक, ठीक है ना। आज की क्लास में सर यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे की क्लास जो तो थोड़ी सी आपका चैप्टर बचा है, 1-2 क्लास में और खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी की चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाना या सॉरी मेरा पढ़ाना अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक वीडियो के लाइक करने से या शेयर करने से अपने को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और आप लोग जानते भी हो कि अपनी भी मेहनत तो लगती है, हैं। अपन थोड़ा सा आपके लिए कंटेंट सोचते हैं कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, आपके लिए हम क्या बेटर दे सकते हैं, ठीक है ना। बट ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बोला था जब स्टार्टअप किया हमने फर्स्ट क्लास से, कि अगर आप लोग मेरे साथ भरोसे के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको लास्ट में जाके ऐसे ऐसे थोड़े से मॉडल पेपर करा दूंगा कि आप उन, अगर पूरी साल भी ना पढ़े तो उन मॉडल पेपर से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा बेचारे मेरी तरह हैं, दिमाग से थोड़े से हल्के हैं, मतलब उनको याद तो होता है लेकिन 1-2 दिन में भूल जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए वो चीज़ हम कराएंगे मैराथन टाइप में, वो लास्ट में कराएंगे जब अपना फरवरी तक, लास्ट एग्जाम तक, ठीक है ना। तो बाकी कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय, टेक केयर, आई लव यू।